नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनसिंकेबल माना जाने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही जर्नी में समुद्र की गहराई में क्यों समा गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे मशहूर जहाज आरएमएस टाइटैनिक की। सन 1907 में यूके की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने सोचा कि हम दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे सेफ जहाज बनाएंगे, और इसी निर्णय के मुताबिक सन 1909 में आयरलैंड की बेलफास्ट सिटी में दो कंपनीज हारलैंड तथा वुल्फ शिपयार्ड द्वारा इस जहाज को बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों, 1912 में यह जहाज बनकर तैयार होता है और इस जहाज को बनने में तकरीबन 3 साल का टाइम लगता है और इस जहाज में लगभग 15,000 के समथिंग मजदूरों ने कार्य किया। उस समय इस जहाज को बनाने में तकरीबन $7.5 मिलियन का खर्च आया था। यह जहाज उस समय किसी लग्जरी जहाज से कम नहीं था, मानो लोगों का सपना हो। और उस समय भी इस जहाज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। फर्स्ट क्लास के लोगों को अत्याधुनिक सुविधा देने के लिए उस टाइम इस जहाज में आलीशान महल, बिजली लिफ्ट, स्विमिंग पूल और 3 डाइनिंग हॉल जिस पर लगभग 1200 लोग एक साथ खाना खा सकते थे। दोस्तों, इस जहाज की कुल लंबाई 269 मीटर और इस पर 3 बड़े प्रोपेलर भी थे। तो दोस्तों, इस जहाज में कुल 16 बड़े वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। लोगों का मानना था कि अगर इससे अगले 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो भी ये जहाज डूबने वाला नहीं है। लोगों का मानना था कि ये वाटर टाइट चैम्बर कभी जहाज को डूबने नहीं देगा और इंजीनियरों को अपनी तकनीक पर घमंड था और यही आत्मविश्वास बाद में बहुत भारी पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक फिलिप एस फ्रैंकलिन खुद ने पब्लिक में आकर के ओपनली कहा था कि ये जहाज इनसिंकेबल है, यानी कि यह जहाज कभी भी नहीं डूब सकता। तो दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपनी पहली जर्नी के लिए साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना होने जा रहा था। इस जहाज में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेकर के गरीब से गरीब मजदूर तक ट्रेवलर करने जा रहे थे। यह जहाज सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के सपनों को अमेरिका ले जा रहा। तो दोस्तों, यह जहाज जब अपनी पहली जर्नी के लिए साउथहैम्पटन से रवाना होने वाला था, तब वहां पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं जैसे कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हो। तो दोस्तों, इस शिप की पहली जर्नी की रवानगी के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यह जहाज जिस अटलांटिक ओशियन से गुजरकर अपनी पहली जर्नी पूरी करने वाला था, उस अटलांटिक ओशियन में पहले से आइस मौजूद थी और इस ओशियन में आइस के इतने बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे जो इस जहाज के लिए खतरा थे। ये वार्निंग्स कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, क्योंकि समुद्र से गुजरने वाले हर कोई जहाज अपने रेडियो से कम्युनिकेट करके हर आने वाले जहाज को बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बर्फ। तो दोस्तों, टाइटैनिक को मिली वार्निंग के अनुसार टाइटैनिक अपने रास्ते में 2 बार बचता है, लेकिन वो अपनी स्पीड को कम नहीं करता। आज की 21.5 नॉट की स्पीड यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, 14 अप्रैल सन 1912 की शाम को इस जहाज को 7 और आइसबर्ग वार्निंग मिलती है तथा कैप्टन स्मिथ और इसके क्रू मेंबर्स इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं तथा जहाज की स्पीड को कम नहीं करते। तो दोस्तों, 14 अप्रैल की रात की खास बात यह थी कि इस रात चंद्रमा बाहर नहीं आता है। चंद्रमा के बाहर न आने के कारण कोई भी मून लाइट भी नहीं होती है। किसी भी लाइट के न होने के कारण इस जहाज के आगे आने वाली चीज़ों को देखने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो जहाज के आगे वाले हिस्से में एक क्रोज नेस्ट होता है जिसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठ करके आगे आने वाली चीज़ों को आसानी से देख सके कि कोई आइसबर्ग नहीं है या कोई बोट भी आगे आ सकती है। ऐसी कोई भी प्रकार की गतिविधि को देखने के लिए उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठाया जाता है। तो दोस्तों, अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर माइनस में होने के कारण उस क्रोज नेस्ट पर बैठे व्यक्ति को आगे आने वाली ठंडी हवाओं से सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। उससे आगे देखा नहीं जा रहा। उस रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लंट नाम का व्यक्ति उस क्रोज नेस्ट में बैठा था जो आगे से आने वाली ठंडी हवाओं का सामना कर। इतने में उसकी नज़र अचानक से आगे आने वाले एक बड़े बर्फ के पहाड़ पर पड़ती। अरे, आगे तो आइसबर्ग आ गया। वह जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर वो फोन उठाकर कॉल लगाता है तथा चिल्लाकर कहता है कि सामने आइसबर्ग है, जहाज को मोड़ो। तो दोस्तों, ब्रिज पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस कंस्ट्रक्शन को सुनते हैं तथा जल्दी से इंजन रूम में संदेश पहुंचाते हैं कि इस जहाज को जल्दी से जल्दी लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ा जाए। अब तक बहुत लेट हो चुका था और इसके 1 मिनट बाद 11:40 पर यह जहाज जाकर के आइसबर्ग से टकराता है। यह आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 से 400 फीट था, लेकिन एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। इस आइसबर्ग का वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन के बराबर था। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराव राइट साइड होता है और लगभग 10 सेकंड तक यह जहाज उस आइसबर्ग से घसीटता हुआ जाता है। टाइटैनिक की मेन बॉडी में थोड़े थोड़े होल्स हो जाते हैं, क्योंकि इस आइसबर्ग का इतना ज़्यादा वजन था कि इसने टाइटैनिक जैसे जहाज को पूरी तरह से चोट पहुंचाई। तो दोस्तों, इस इम्पैक्ट के कुछ सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू मेंबर्स पहुंचते हैं। तो कितनी चोट पहुंची। जब उन्होंने देखा तब रियलाइज किया कि यह जहाज तो डूब जाएगा
वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि उनका मानना था कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी नहीं डूबेगा। इसका पहला सेफ्टी फीचर्स था डबल बॉटम हल का लगा होना, यानी कि उसके बॉटम हल पर दो दो लेयर्स लगी थी। उनका मानना था कि अगर इनमें से एक लेयर भी टूट गई तो दूसरी लेयर इस जहाज को बचा लेगी। इसका दूसरा सेफ्टी फीचर्स था जहाज की मेन बॉडी को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइस किया जाना। दोस्तों, मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। उनका मानना था कि अगर इसके अगले 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो भी ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। लेकिन असल में जहाज का आइसबर्ग से टकराव साइट में होता है, क्योंकि साइट में सिंगल लेयर लगी थी और उस लेयर के टूट जाने से तकरीबन 6 कंपार्टमेंट पानी से भर जाते। लेकिन लिमिट सिर्फ 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट का पानी में भरना मतलब अब जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। टकराव के तकरीबन 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर्स देते हैं कि रेडियो पर एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो, क्या पता आसपास मौजूद जहाज हमारे इस सिग्नल को पकड़ ले तथा हमारे को बचाने के लिए आ जाए। रेडियो के सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद डिस्ट्रेस कॉल भेजते हैं, क्या पता आसपास मौजूद कोई जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। तो उसके 20 मिनट बाद लगभग 12:20 पर उसी महासागर में एक और जहाज मौजूद था जिसका नाम था कारपेथिया जहाज, और वह जहाज इसके सिग्नल को पकड़ लेता है तथा इसकी बात ऑपरेटर से होती है और कारपेथिया वहां से इस जहाज को बचाने के लिए निकल जाता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि यह जहाज लगभग 107 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक शिप से। अगर यह जहाज अपनी टॉप स्पीड पर भी चला तो भी इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। क्या 3.5 घंटे तक टाइटैनिक पानी के ऊपर रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट चलाते हैं ताकि आसपास मौजूद जहाज हमें देख ले और हमें बचाने आ जाए। अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया के अलावा किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसी बीच जहाज के कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि जहाज में उपस्थित बोट्स का इस्तेमाल करके अंदर मौजूद महिलाओं तथा बच्चों को बोट्स के माध्यम से बाहर भेजा जाए। तो यहाँ पर अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो पैसेंजर्स में इतना डर नहीं था। उनका मानना था कि जहाज तो इनसिंकेबल है, तो डूबेगा नहीं, क्योंकि कंपनी जो बार बार ऐड निकाले जा रही थी कि जहाज इनसिंकेबल है, इनसिंकेबल है, इसी के माध्यम से पैसेंजर्स में कोई हलचल नहीं थी। दोस्तों, जहाज में बोट्स की बात की जाए तो बोट्स की संख्या 20 थी, वो सिर्फ 1200 लोगों को बचा सकती थी। इसी के साथ जब पहली बोट शिप से नीचे उतारी गई तो उसमें कैपेसिटी 65 लोगों की थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग जाते हैं, बाकी खाली रहती है। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता जाता है और अंत में जहाज एकदम टिल्ट हो जाता है। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने भी रियलाइज करना शुरू कर दिया कि जहाज तो अब डूब सकता है। जब पैसेंजर्स ने रियलाइज किया कि जहाज डूब जाएगा तब पैसेंजर्स के बीच हड़कंप मच जाती है, लड़ाई करने लग जाती है बोट्स में बैठने के लिए तथा लाइफ बोट की सख्त कमी थी यहाँ। दोस्तों, रात के तकरीबन 2 बजे जहाज से लास्ट बोट नीचे उतारी जाती है और उसके अलावा भी जहाज के अंदर तकरीबन 1500 लोग रह जाते हैं और वह लोग अपने भाग्य को मान लेते हैं और उसी जहाज में रुक जाते हैं। प्रेक्ट आई विटनेसेस के अनुसार तकरीबन रात के 2:20 पर यह जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और जहाज पानी में डूब जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, अनसिंकेबल है, ऐसा है, ऐसा है। हजारों बातें की जा रही थी। उस जहाज को डूबने में 3 घंटे का भी वक्त नहीं लगा। दोस्तों, इसके अलावा जो 1500 लोग जहाज में बचे थे वो या तो डूबकर मर गए, अगर किसी को तैरना भी आता था वो भी हाइपोथर्मिया की वजह से मारा गया, क्योंकि उस समय अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर -2 डिग्री था। इस टेम्परेचर में अगर कोई व्यक्ति पानी में गिरेगा तो उसकी हाइपोथर्मिया तथा अधिक ठंड की वजह से उसकी कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ माना जाता है कि लास्ट तक जहाज की व्हील पर डटे रहे और अंत में जहाज के साथ ही डूबकर मर गए। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने खुद पर गोली चलाकर सुसाइड भी कर लिया था। दोस्तों, इसी बीच जो कारपेथिया नामक जहाज इस टाइटैनिक पर उपस्थित लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो जहाज तकरीबन 3 या 4 बजे तक इस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर तब तक कुछ नहीं होता है, तब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन जो लोग लाइफ बोट्स के सहारे उस जहाज से बाहर निकल गए थे, 705 लोग, उन लोगों को ये बचा लेता है तथा वहां से निकल जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक डिजास्टर के बाद बहुत सी ऐसी बातें निकलकर सामने आई है जिनको सुनकर के आपके होश उड़ जाए। इसी बीच दोस्तों, एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह यह थी कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज खड़ा था। अगर वह चाहता तो आकर के टाइटैनिक पर मौजूद यात्रियों को बचा सकता था। दोस्तों, इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। दोस्तों, टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटा पहले आइसबर्ग वार्निंग का मैसेज इसी जहाज की ओर से आया था। उन्होंने कहा भी था, सावधान रहना, इस ओशियन में बहुत से आइसबर्ग्स हैं।
इसी चेतावनी के बाद 11 बजे कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो ऑफ कर लिया और उन्होंने इस चेतावनियों को मद्देनज़र रखते हुए जहाज को वहां रोकने का निर्णय लिया था। रेडियो टर्मिनल ऑफ था, यही कारण था कि इस जहाज तक कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच सका। यह जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि टाइटैनिक जहाज में मौजूद पैसेंजर्स इस जहाज को देख भी सकते थे। दोस्तों, जब स्थितियां बहुत बिगड़ी थी तब जहाज से रॉकेट्स भी उड़ाए गए थे तथा फ्लेयर्स भी फेंके गए थे। पास कैलिफोर्नियन जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स इस रॉकेट्स तथा फ्लेयर्स को देख रहे थे और उन्होंने अपने कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया था। जब कैप्टन स्टैनली लार्ड को सूचना मिलती है तब वे बताते भी है कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, पार्टीज कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन ने इस रॉकेट्स तथा फ्लेयर्स को सीरियसली लेते तो टाइटैनिक में मौजूद लोगों की जान बच सकती थी। और अगले दिन सुबह जब कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन किया जाता है तब उन्हें SOS कॉल्स मिलती है टाइटैनिक से और तब वे वहां जाते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ बॉडीज फ्लड कर रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में दोनों इंक्वायरी जो कराई गई थी वह कैलिफोर्निया कैप्टन स्टैनली लार्ड पर ब्लेम डालती है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसके पीछे बहुत से लोगों की गलतियां थी। दोस्तों, इस डिजास्टर के पीछे जितनी सारी गलतियां हुई, सारी की सारी गलतियां इस जहाज को इनसिंकेबल मानते हुए हुई थी। इसी कारण जहाज में लाइफ बोट्स भी कम रखी जाती है कि इस जहाज में लाइफ बोट्स की क्या जरूरत है, ये तो कभी डूबेगा भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद मिस्टर मैन रॉबर्ट हचस की थी। दोस्तों, उस रात जब जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ने का संदेश दिया जाता है तब उस संदेश को मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है तथा जहाज को राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है। यह डायरेक्शन उल्टी थी क्योंकि यह दिशा जहाज को आइसबर्ग्स के नज़दीक ले जा रही थी। जब तक उन्होंने रियलाइज़ किया तब तक बहुत लेट हो चुका था। दोस्तों, इतनी सारी आइसबर्ग्स वार्निंग मिलने के बाद भी यह जहाज अपनी स्पीड कम क्यों नहीं करता है, इसके पीछे भी कई राज छिपे हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिसर्च तथा हिस्टोरियंस के मुताबिक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक सबसे पहले न्यूयॉर्क पहुंचे और सब रिकॉर्ड तोड़ करके एक न्यू रिकॉर्ड बनाए और हम दुनिया को बता सके कि टाइटैनिक सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे तेज भी है। इस एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर ना हो, इसके लिए कई सारी नई रेगुलेशंस तथा स्टैंडर्ड सेट किए गए। सन 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया जिससे कि आने वाली शिप को हमेशा के लिए उसके आइसबर्ग रास्ते से वर्णन किया जा सके। कई सारी रेगुलेशंस लाई गई जैसे कि जहाज में मौजूद हर पैसेंजर्स के लिए एक लाइफ बोट होनी चाहिए। दोस्तों, इस डिजास्टर के 70 साल बाद सन 1985 में अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बटेट तथा एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर उन्होंने जाकर के टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। इस जहाज की रेकेज समुद्र के अंदर 3800 मीटर पर पाई गई, यानी 3.8 किलोमीटर नीचे समुद्र के अंदर इस जहाज के टुकड़े या अवशेष पाए गए। जहाज के दोनों टुकड़े एक दूसरे से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे थे। आज के दिन भी जो जहाज पानी के अंदर डूबा पड़ा है, एनवायरनमेंट ने उसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है। आज के दिन सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है, बाकी फ्रेमवर्क को बैक्टीरिया खाए जा रहे हैं और इस हिसाब से यह जहाज 2030 तक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।